वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि नहीं किए हैं तो, और लाइक शेयर भी कीजिए। हम लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का जो बुक है उसी का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। आज देखेंगे छायावाद। इससे पहले आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे, यानी कि सरस्वती पांडे गोविंद पांडे संपूर्ण बुक अध्ययन के नाम से, वहाँ पे जाके सभी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको क्रम से सभी वीडियो इसके पहले का मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए, देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं। छायावाद का सन 1918 से 1936 है। यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, जैसा कि आप जानते हैं, नेट, जेआरएफ, हिंदी, टीजीटी, पीजीटी सभी राज्यों के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर तक। छायावाद सन 1918 से 1936 तक माना जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित कराया था। इसके बाद क्या हुआ था कि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। सन 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित कराया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया। कौन कौन? सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी तथा सुमित्रानंदन पंत ने। छायावाद के विभिन्न परिभाषाएं इस प्रकार से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कभी उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या फिर पद्धति विशेष के व्यापक के अर्थ में है। पद्धति विशेष के व्यापक के अर्थ में है। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? कहते हैं, मानव था प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। हमारे जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? मतलब आपके भी, जब वेदना के आधार पे स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता और जो सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। महादेवी वर्मा क्या बोलती हैं? महादेवी वर्मा का तो हिंदी साहित्य में बड़ा योगदान है। छायावाद तत्वतः मतलब सभी का है। महादेवी वर्मा को महिला लेखकों में बहुत अग्रणी रखा जाता है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वही एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर नामवर सिंह क्या बोलते हैं? छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी पीढ़ियों से मुक्ति चाहता था, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, सबका कुछ न कुछ अलग है मान्यता, इसीलिए तो सबका दिया गया है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, वह यानी कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता देखते हैं। आचार्य शुक्ल मानते हैं मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रानंदन पंत को, प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को, इलाचंद जोशी मानते हैं जयशंकर प्रसाद को। छायावादी कवि की बात करते हैं तो छायावादी के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आती हैं। छायावाद के बृहत त्रयी तथा ब्रह्म विष्णु महेश निम्नलिखित हैं। ब्रह्म में जयशंकर प्रसाद को माना गया है, यह भी पूछ सकता है। ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, विष्णु है सुमित्रानंदन पंत, महेश है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी प्रसाद, पंत और निराला।
छायावाद की लघुत्रय में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा आते हैं। और मुख्य रूप से तो आपको पता है कि प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा आती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश में प्रसाद पंत निराला, इसी क्रम में आप याद कर सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसाद पंत निराला। और छायावाद की लघुत्रय में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, तीनों वर्मा, रामकुमार, भगवती, महादेवी, रामकुमार, भगवती। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद। हमारे जो जयशंकर प्रसाद हैं उनका संक्षिप्त जीवन परिचय आपको पता ही होगा। जन्म 1889 में। माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम था मुन्नी देवी, पिता का नाम था देवी प्रसाद। और गुरु का नाम इसमें देखिए उल्टा दे दिया, माता देवी प्रसाद कैसे हो सकते हैं, पिता मुन्नी देवी कैसे हो सकते हैं, उल्टा दे दिया है। गुरु मोहिनी लाल हैं। बाल्य नाम उपनाम इनका क्या है? कलाधर के नाम से कविताएं लिखते हैं, जैसा कि आपको पता है, और झारखंडी के नाम से भी। और जयशंकर प्रसाद का नाम तो जानते हैं कि ऐतिहासिक नाटकों, रचनाओं, कहानियों के लिए इनको जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ भी हैं, इनके लिए भी ये काफ़ी फेमस रहे हैं। कौन कौन सी हैं? उर्वशी 1909 की है, इसको हमें याद भी करना है, सन भी याद करना है। वन मिलन 1909 की है। प्रेमराज 1909 की है। अयोध्या का उद्धार 1910 की है। काल क्रमानुसार ही याद करना है। शोकोच्छ्वास कितना है? किस सन का? 1910 का है। बभ्रुवाहन 1911। कानन कुसुम 1913। प्रेम पथिक 1914। महाराणा का महत्व 1914। चित्राधार 1918। झरना 1918। आंसू, ये सब तो काफ़ी फेमस है। झरना भी। आंसू 1925 बिल्कुल भी नहीं बोलना है। लहर 1933 को नहीं बोलना है। और कामायनी को तो प्राण चला जाए तब भी नहीं बोलना है, मृत्यु हो जाए तब भी कोई उठा के पूछे तब भी बता देना है कि कामायनी 1935 का है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन, मतलब ये क्या आप जानते हैं कि सावन पंचक उनकी प्रथम कविता है? तो आज जान जाइए। 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी, क्योंकि इनका नाम जानते हैं कि कलाधर के नाम से शुरू में कविताएं लिखते थे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात, प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात में सन 1918 में हुई थी, जबकि प्रथम कविता इनकी कब हुई थी? 1906 में। लेकिन छायावादी कविता की बात की जाए तो 1918 में, प्रभात में 1918 में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। इसके बाद देखते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकार रचना, मतलब पुस्तक के रूप में आई कौन? उर्वशी आई। और यह चंपू काव्य है। चंपू का मतलब गद्य और पद्य दोनों में। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन है? कानन कुसुम है। खड़ी बोली में कानन कुसुम। तो इसके बाद देखते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद के प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। किसको? झरना को। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। किसको? आंसू को। हिंदी का मेघदूत। 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनके ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रजभाषा में 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद सन 1914 में किया था। जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो कामायनी की जो इनकी रचना है, कामायनी की बात की जाए तो यह एक महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग हैं और शांत रस है, और जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का दर्शन इसमें आपका है समरसतावाद और आनंदवाद। मुख्य पात्र की बात की जाए तो मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है, कुमार है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि मनु किसका प्रतीक है, श्रद्धा किसका प्रतीक है, ईड़ा किसका प्रतीक है और कुमार किसका प्रतीक है। यह तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सरल है। कमेंट करके बताइए, हमें यह भी पता चलेगा कि आपने यहाँ तक देखा है कि नहीं देखा है तो आप कमेंट भी नहीं करेंगे। हालांकि वैसे भी कुछ लोग नहीं करते हैं, देख लेते हैं तब भी, लेकिन आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। मुख्य छंद क्या है? ताटंक छंद है। ताटंक छंद कामायनी के सर्गों का क्रम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और याद भी होना चाहिए जानकारी के लिए और परीक्षा की दृष्टि से भी। तो इसका क्रम 3-3 के जोड़े में याद कीजिए। कैसे? ऐसे चिंता आशा श्रद्धा, चिंता आशा श्रद्धा, फिर काम वासना लज्जा, फिर अगला 3 जोड़ी कर्म ईर्ष्या ईड़ा, फिर स्वप्न संघर्ष निर्भेद, फिर दर्शन रहस्य आनंद।
तो चिंता आशा श्रद्धा, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद, दर्शन रहस्य आनंद। इस प्रकार से हम आसानी से याद कर सकते हैं। और दे ही दिया, मतलब ये तो दिया ही है कि कौन किसका प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। छायावाद को कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। अब देखते हैं निराला की महाकवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला की बात करें तो जन्म 1899 में हुआ था। 10 साल बाद जयशंकर प्रसाद के जन्म स्थान मेदिनीपुर महिषादल में हुआ। मृत्यु स्थान इलाहाबाद है और इनके पिता का नाम है राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी है मनोहरा देवी, पुत्री सरोज। सरोज के ऊपर कविता भी तो लिखे थे। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं, क्या है? इनकी पुत्री के ऊपर भी लिखे थे सरोज। अनामिका की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ याद रखिए, सभी इंपॉर्टेंट है। अनामिका 1923, क्रम से ही याद रखना है। याद रखने का मतलब रटना नहीं बल्कि समझ के उसको समझ के समझना है। समझते हुए हमें अपनी अभिव्यक्ति को मजबूत करना है। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 और सांध्य का कली 1969। निराला के काव्य संसार में प्रथम और अंतिम तथ्य निम्नलिखित है। प्रथम संग्रह अनामिका, अंतिम संग्रह क्या है? संध्या का कली, सांध्य कली, संध्या का कली नहीं सांध्य कली, सांध्य का कली, ठीक है। अनामिका यहाँ पे आप देख सकते हैं 1923 का और सांध्य का कली का 1969 का, यह दोनों याद रखिए। और पहला और अंतिम है 1923 और 1969, ठीक है। और प्रथम कविता जूही की कली 1916 की है। अंतिम कविता क्या है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। निरालाकृत अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्न है। यहाँ से पूछा जाता है कि किस में संकलित है, तो अनामिका और परिमल में कौन कौन है, यहाँ पे चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, समझ ही लेते हैं। अनामिका का द्वितीय संस्करण आया था 1938 में, पहला तो 23 में आया ही था, तो दूसरा जब आया तो उसमें आपका कौन कौन से है? सरोज स्मृति है 1935 का, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936। ये दोनों बहुत पूछा जाता है, ये दोनों काफ़ी फेमस भी है। इनका जो है ऐतिहासिक रूप से इनका फेमस जो ये सब रचना है, कविता है। सरोज स्मृति इनकी पुत्री के मृत्यु के ऊपर लिखे थे 1935 और राम की शक्ति पूजा आप जानते ही हैं, राम पे आधारित 1936 का। रेखा है, तोड़ती पत्थर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सच है 1935 का। तो यह अनामिका में है, सभी किस में है? अनामिका में। इसमें कम फेमस है सम्राट एडवर्ड के प्रति, यही पूछा जा सकता है आजकल के हिसाब से। सच है, यह भी याद रखिए। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, ये काफ़ी फेमस है, ये सब एक ही में याद रखिए। बाकी जो नहीं फेमस है उसको भी याद रखें। परिमल में कौन कौन है? अधिवास है, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। तो पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, भिक्षुक, विधवा, बादल राग, जूही की कली, अधिवास, ये सब परिमल में आपका संकलित है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। किसका? मुक्त छंद का। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या फिर केचुआ छंद भी कहते हैं। काहे? कैसे कि रबर भी ऐसे मतलब किधर भी घुमा दो, केचुआ को भी कैसो भी घुमा दो, काटो दो तब वो जिंदा रह जाता है, इसीलिए केचुआ छंद। मुक्त छंद को केचुआ छंद से तुलना की जा सकती है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा? निराला ने। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। इनकी पुत्री की मृत्यु पर लिखे थे। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कौन सा है? कृतवास रामायण है। निरालाकृत तुलसीदास
मतलब कि यहाँ से ये प्रेरित होके शक्ति पूजा लिखे थे, राम की शक्ति पूजा यहाँ से पूछा जा सकता है। बांग्ला का जो है कृतवास रामायण वहाँ से। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तुलसीदास 101 छंदों में है। निराला ओज, औदात्म्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला अकुंठ एवं वयस्क, श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। हाँ, निराला अकुंठ वयस्क, श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। अब देखते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी। इनका जन्म 1900 में हुआ। जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा है। मृत्यु स्थान इलाहाबाद है। बाल्य नाम इनका गोसाई दत्त है। प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 का है। सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। छायावादी यानी छायावादी में इनकी जो रचनाएं हैं, उच्छ्वास 1920 की, ग्रंथि 1920 की, बीड़ा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। इसी क्रम में याद रखिए। उच्छ्वास सन नहीं याद है तो क्रम तो याद ही रखिए। क्रम याद करने में आसानी होगी, सन याद करने में कम आसानी होगी। उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, बीड़ा, पल्लव, गुंजन। प्रगतिवादी में युगांत है 1936 का, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। तो युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। अंतश्चेतनावादी का सूर्य स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ 1949। नव मानवतावादी में उत्तरा 1949, कला और बूढ़ाचार 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964 और चिदंबरा। सुमित्रानंदन पंत की छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। प्रथम कौन है? उच्छ्वास, और गुंजन आखिरी है। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। यहाँ से पूछा जाता है कि लोकायतन जो पंत का है, या तो पंत का पहले तो पता होना चाहिए किसका है, तो लोकायतन पंत का है। और किस पे आधारित है? तो महात्मा गांधी के जीवन पे आधारित है और महाकाव्य है। सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कमेंट करके बताइए किस सन में मिला। चिदंबरा पे मिला है, ठीक है। महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन है, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुमित्रानंदन कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, आप जानते ही हैं। सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत को संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है, सुकुमार कवि कहा जाता है, संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है। पंत का मूल रूप में अरविंद, जो महर्षि अरविंद थे, अरविंदो जिन्हें कहा जाता है, उनके जीवन दर्शन से यह मुख्य रूप से प्रभावित थे। अब छायावादी में आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद हमने देखा, निराला हमने देखा, पंत हमने देखा। अब देखते हैं महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ, फर्रुखाबाद में हुआ। इलाहाबाद में मृत्यु स्थान है, और फर्रुखाबाद भी यूपी में ही, जानते हैं। यहाँ पे इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद है, और इनको जो उपाधि मिली है आधुनिक युग की मीरा की उपाधि ने दिया गया है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं निहार 1930 की, रश्मि 1932, निर्जा 1935। इनका क्रम पूछा जाता है तो निहार, रश्मि, निर्जा ऐसे याद रखिए। 1930, 32, 35। सांध्य गीत 36, यामा 40, दीपशिखा 42। सप्तवर्णा नहीं, सप्तपर्णा 1960 की। तो निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा यह कालक्रम है, और सबका सन याद रखिए। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, यामा में क्या है? यामा में उनके निहार, रश्मि, निर्जा और सांदगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। तो यह संग्रह का नाम है। इसमें क्या है? निहार, रश्मि, निर्जा और सांदगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। पंत को चिदंबरा पे, महादेवी को यामा पे। पुरस्कार से क्वेश्चन आएगा तो सीधे आएगा। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का अनुवाद काव्य अनुवाद संकलित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 में लिखी थी। निहार की भूमिका 1930 में लिखी थी।
कौन लिखा था? हरिऔध ने। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से हुआ है। ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली में इनकी कविताओं का संकलन प्रथम आयाम नाम से 1984 में हुआ। महादेवी वर्मा जो थी बौद्ध दर्शन से प्रभावित, इनकी जो रहस्यवादी कवयित्री के रूप में इनको स्वीकार किया जाता है कि मतलब गौतम बुद्ध के जो बौद्ध दर्शन है उससे काफ़ी यह प्रभावित थी। इनका जो इसीलिए इनको रहस्यवादी इनकी कविताओं को माना जाता है। इनको रहस्यवादी कवयित्री माना जाता है। कवयित्री कैसे लिखेंगे वर्तनी भी देख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है, उसके बाद भी बहुत लोग गलत करते हैं। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है, यह भी पूछा जाता है। इनका प्रतीक क्या है? दीपक और बादल। तो यह हो गया हमारे मुख्य कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। अब छायावाद के अन्य कवि भी तो हैं। छायावाद के अन्य कवियों को देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, अंत में हम लोग पहुँच चुके हैं। इनकी बस क्या देखेंगे, नाम देखेंगे, जन्म और रचनाएं प्रमुख। उदय शंकर भट्ट भी आते हैं छायावाद में। 1898 जन्म है और इनकी रचना है राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। मोहनलाल महतो वियोगी 1899 के हैं। इनका जो रचनाएं है प्रमुख, निर्माल्य 1926 का, एक तारा, कल्पना 1935 का, लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 के, इनकी रचना अंतर जगत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1905 के, इनकी रचना है रूप राशि 1931, निशीथ, चित्ररेखा 1935, आकाशगंगा। जनार्दन प्रसाद झा द्विज किसका पर्यायवाची है? ब्राह्मण का। जनार्दन प्रसाद झा द्विज, अनुभूति और अंतर्ध्वनि इनकी रचनाएं हैं। इनका जन्म के विषय में ठीक नहीं पता है। गोपाल सिंह नेपाली 1913 में जन्मे हैं। इनकी रचना है पंछी, रागनी, उमंग 1934 की। केदारनाथ मिश्र 1907 के हैं और इनकी रचना है चीर स्पर्श और सेतुबंध। आरसी प्रसाद सिंह 1911 के हैं। इनकी रचना है कलापी 1938, संचयिता। इसके अलावा भी आरसी प्रसाद सिंह 1911 के, कलापी 1938, संचयिता 1942, जीवन और यौवन 1944, नई दिशा 1944, पांचजन्य 1945, प्रेम गीत 1954 के हैं। तो यहाँ पे छायावाद का हमने प्रमुख कवि देखा, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, उनके विषय, उनकी रचनाएं, उनके कालक्रम रचनाओं का और काव्य संग्रह कौन कौन सा प्रमुख है, उपनाम क्या है, और प्रमुख उनसे जुड़े तथ्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पे महादेवी जी को मिला, पंत को चिदम्बरा पे। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल करना ना भूलें, ठीक है? उससे क्या होता है, आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती हैं। जैसा कि आपको पता भी चल गया होगा कि यहाँ पे हम अपनी तरफ से ठीक ठाक मतलब कि बेहतरीन जानकारी देने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग क्या होता है कि केवल टाइम पास या फिर अपने को लाभ पहुंचाने के लिए उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।